हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पालित और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर वॉर अपडेट। इस वक्त युद्ध को लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है। क्या ये युद्ध वाकई में इस वक्त ठहरा हुआ है, सीज़फायर लागू है, या फिर युद्ध अभी भी जारी है? क्योंकि उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि कई सारी खबरें आई थी। एक खबर आई कि किस तरह से अमेरिका ने ईरान के जहाज़ों के ऊपर हमले किए और उसके बाद फिर ईरान ने भी हमले किए, उसके बाद फिर से अमेरिका ने हमला किया। तो क्या ये वार और पलटवार एक बार फिर से जंग की दस्तक है? जो सीज़फायर युद्ध विराम अभी लागू था, क्या वो खत्म हो गया है? उसी को लेकर जो सबसे ताज़ा अपडेट है वो है कि इस वक्त वार्ता ठप हो गई है और जंग क्या फिर से शुरू होगी। वार्ता ठप है, इसका मतलब है क्या फिर जंग शुरू होने जा रही है मिडिल ईस्ट में। अब वार्ता ठप क्यों हो गई? क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मध्यस्थों के जरिए, जैसे पाकिस्तान, इसके जरिए एक प्रस्ताव भेजा था, लेकिन प्रस्ताव के अंदर करीब 14 से 15 बिंदु थे, पॉइंट्स थे, जिसमें ईरान से एक बार फिर से कहा गया था कि उसको किन किन मांगों पर हस्ताक्षर करने होंगे और मानने पड़ेंगे, और उसके जवाब का इंतजार किया जा रहा था कि जवाब आएगा, जवाब आएगा। अब जवाब आया भी, तो सबसे पहले जवाब क्या आया सुनाते हैं, आपको बताते हैं, और साथ ही साथ बताएंगे कि प्रस्ताव क्या थे। अब जो प्रस्ताव आया उनके पास से, वो प्रस्ताव राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उसे खारिज कर दिया। राष्ट्रपति ने ये शांति प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया को खारिज कर दिया और कहा क्या, ये पूरी तरह अस्वीकार्य है, अनएक्सेप्टेबल है। अब अनएक्सेप्टेबल क्यों है डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो प्रस्ताव ईरान की ओर से आया था? क्योंकि उसमें कुछ मांगे रखी गई थी, और मांगे क्या थी? अब सरकारी मीडिया जो ईरान की है वो क्या कह रही है? उनके अनुसार उन्होंने जो प्रस्ताव भेजा था अमेरिका के पास, उसमें सबसे महत्वपूर्ण था ये हॉर्मुज पर संप्रभुता की मान्यता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, वो छोटा सा गलियारा जिसके जरिए पर्शियन गल्फ से जहाज अरब सागर की ओर जाते हैं, उस पर आधिपत्य होगा, एक छत्र राज होगा ईरान का। मुस्तफा खैमनी आप देख रहे हैं, ईरान का राज होगा। अब अमेरिका इसको किसी भी लिहाज से इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि वाकई में ये मुमकिन नहीं है। आप सोचिए कि जिस हॉर्मुज स्ट्रेट के पास यूएई है, ओमान है, कतर है, इनका भी इस हिस्सा शामिल है, वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और ठीक दूसरी तरफ, यानी कि एक तट पर अगर यूएई है, ओमान है, तो दूसरे तट पर यहां पर मौजूद है ईरान। और ऐसे में अगर ईरान ये प्रस्ताव देता है कि आप इसका पूरा एकाधिकार हमें दें, तो अमेरिका इसको मान नहीं सकता। तो जाहिर सी बात है कि इसको ना मानना ही था। और क्या इसका मतलब होता है कि ईरान ये शांति वार्ता या डील नहीं चाहता है? क्या वो युद्ध चाहता है? इस पर भी आगे हम बात करेंगे। लेकिन एक और उन्होंने मांग रखी, और मांग क्या थी कि जितने भी उनके इस युद्ध के दौरान जो हानि हुई है और जो साथ ही साथ जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अमेरिका को करना पड़ेगा। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है कि उनके तमाम जो एसेट्स हैं, उनकी जो संपत्तियां या फिर उनका जो पैसा डिपॉजिट रखा हुआ है दुनिया के अलग अलग बैंकों में, खासतौर पे स्विस बैंकों में, उसे डिफ्रीज कर दिया जाए और उनको लौटा दिया जाए। अब ये जो 3 मांग हैं, ये पहले भी सामने आई थी जिस वक्त दोनों देशों की बातचीत हो रही थी और इस्लामाबाद में बातचीत हुई थी। लेकिन एक बार फिर से देखिए, भाग के 3 पार, यानी कि चीजें आके वही लौट आई है जहां से शुरू हुई थी। इस्लामाबाद में जो बातचीत हुई थी कि जो प्रस्ताव अमेरिका दे रहा है ईरान को, बदले में ईरान वही प्रस्ताव वापस भेज रहा है जिसको लेकर बात नहीं बनी थी। अब इसकी वजह क्या है? डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि जो प्रस्ताव है और प्रस्ताव को लेकर जो बातचीत हो रही है, उसमें IRGC यानी कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के जो नेता हैं, या फिर मुस्तफा खैमनी जो हैं, जो कि इस्लामिक धार्मिक नेता है, सर्वोच्च नेता है इस वक्त, खैमनी के बाद उनके बेटे हैं मुस्तफा, इनकी वजह से ही इस वक्त ये डील नहीं हो पा रही है और इस तरह के प्रस्ताव आ रहे हैं। अब अमेरिका ने इसमें क्या डील दिए थे? अमेरिका ने भी प्रस्ताव भेजे थे। अब अमेरिका के प्रस्ताव क्या थे कि सबसे पहला था कि जो परमाणु हथियार कार्यक्रम है उसको बंद करना पड़ेगा। दूसरा है जो एनरिच यूरेनियम है वो अमेरिका को हैंडओवर यानी कि उन्हें दे देना पड़ेगा, उनके सपोर्ट करना पड़ेगा। और इसी तरह के और भी बहुत सारे
प्रस्ताव थे, जिसमें एक तो है कि हॉर्मुज को आपको वापस 28 फरवरी से पहले की स्थिति में लाना पड़ेगा, जहां हर किसी के लिए वो खुला हुआ था, जिसपे किसी का कोई आधिपत्य नहीं था। लेकिन इस बीच अमेरिका के प्रस्ताव को नकार दिया गया है। लेकिन फिलहाल पिछले दिनों अगर आप देखें जिस तरह के हालात बने थे, उस लिहाज से देखा जा रहा था कि शायद ये प्रस्ताव ना माना जाए ईरान की ओर से। उसकी वजह भी है। क्यों? पहली चीज ये, ईरान पर हमले हुए थे। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा था कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज से गुजरने वाले युद्ध पोतों पर हमले करने वाले ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। अब ये क्या हुआ? ईरान पर हमले क्यों हुए पिछले दिनों? कुछ दिन पहले की बात है। ईरान पर इसलिए हमले हुए क्योंकि अमेरिका ने जो घेराबंदी कर रखी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, वहां से कोई भी अगर ईरान का जहाज गुजरता है तो उसको उसकी इजाजत नहीं है, और जो गुजरने की कोशिश की तो उस पर हमला किया गया। अब जब हमला किया गया तो पलटवार हुआ, और क्या हुआ? ईरान की ओर से अमेरिकी जहाज़ों को देखकर निशाना बनाया गया, और 3 उनके युद्धपोत थे जिस पर ये हमले हुए थे। इसका जवाबी कार्रवाई भी हुई। उसके बाद अमेरिका ने जो ईरान के कुछ खास बंदरगाह है, जैसे बंदर अब्बास है या फिर कासिम आइलैंड है, उसके ऊपर हमले किए थे। और उन्होंने बताया कि भाई जो ये भी ठिकाने हैं जहाँ से हमले हो रहे थे उसके ऊपर हम हमले करेंगे। अब इस हमले के बाद तनाव बढ़ने लगा था, और अपने बयान में सेना ने कहा है कि अमेरिकी सेना तनाव बढ़ाना नहीं चाहती। उनका कहना था हमने जो हमले किए थे वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए किए थे, डिफेंस में किए थे, और ये चेतावनी देने के लिए था कि जो हमले वो कर रहा है अमेरिकी जहाज़ों के ऊपर वो सही नहीं है। और तीसरी चीज़ यहाँ पर एक और बात थी, ये ईरान के सशस्त्र बलों के एक प्रवक्ता ने कहा है कि हवाई हमले नागरिक क्षेत्र में हुए थे। अब देखिए दोनों में कितना फर्क है। अमेरिका ने कहा कि तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और इनका कहना है कि नागरिक क्षेत्रों पर हमले किए गए थे। और ये जो विरोधाभास आ रहे हैं, बयान आ रहे हैं, इससे जाहिर होता है कि जो प्रस्ताव एक दूसरे को भेजे जा रहे हैं उसको लेकर एक मत नहीं हो पा रहे हैं दोनों ही देश। अमेरिका के अपने डिमांड्स हैं और दूसरी तरफ ईरान के अपने डिमांड्स हैं। लेकिन इस बीच जो यहाँ पर एक तनाव का माहौल बन गया है, ये बहुत खतरनाक है, जिसकी वजह से ये फिलहाल जो युद्ध विराम है या फिर जो शांति समझौते की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं इस वक्त खतरे में नजर आ रही। अब अमेरिका की ओर से धमकी दी गई। अब धमकी क्या दी गई है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरानी हमलावरों को नष्ट कर दिया, यानी कि जो हमले किए गए थे, और चेतावनी दी गई है कि अगर ईरान जल्द ही समझौता नहीं करता है तो हम उन्हें और कठोर और हिंसक तरीके से जवाब देंगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि युद्ध विराम अभी भी लागू है और हमले महज एक हल्का सा प्रहार है। अब दो ये स्टेटमेंट देखिए, इन दोनों स्टेटमेंट से समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का साफ है, डील और नो डील। डील अगर नहीं मानोगे, जो उनकी शर्तें नहीं मानी जाती हैं, जिस तरह से दी गई वो नहीं मानी जाती हैं, तो फिर तबाह कर दिया जाएगा ईरान को, ईरान के ऊपर हमला होगा। क्या ये महज सिर्फ कहने के लिए है या फिर अमेरिका कर सकता है? देखिए अमेरिका के पास क्षमता इतनी है कि वो कर सकता है, लेकिन दूसरी बात है कि जिस तरह से पिछले दिनों जो युद्ध हुआ था करीब 30-40 दिन का, उसमें ईरान भी झुकने को तैयार नहीं था, और अभी भी उसके पास इतना असला है, इतने मिसाइल से हैं कि वो नुकसान पहुंचा सकता है अमेरिका को तो नहीं, कम से कम उसके जो सहयोगी देश मौजूद है वहां पर, चाहे कतर हो, बहरीन हो, कुवैत हो, यूएई हो। इसीलिए एक और बयान आया जिसमें कहा गया कि युद्ध विराम अभी भी लागू है, यानी कि अमेरिका को पता है कि ईरान के साथ फिलहाल युद्ध एक सही तरीका नहीं होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि एक सही कदम नहीं होगा उसके साथ युद्ध को फिर से बढ़ाना। युद्ध विराम को लागू रखना है, और जो हमला हुआ था एक हल्का सा प्रहार था, ये बताने के लिए कि अमेरिका चाहे तो हमला कर सकता है, लेकिन वो युद्ध विराम को जारी रखना चाहता है और बातचीत के लिए तैयार है। तो ये संकेत है कि किस तरह से अमेरिका अब पूरी तरह से नहीं चाहता है कि युद्ध की शुरुआत हो। ईरान का ये बंगाल मॉडल, आप सोच रहे हैं कि आखिरकार ईरान का ये बंगाल मॉडल कहाँ से आ गया? देखिए इस वक्त जो वहाँ पर स्थिति बनी हुई है उसको समझने के लिए आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज़ को समझना पड़ेगा कि इस पूरे लड़ाई में इस वक्त जो पॉइंट हो गया है, यानी सेंटर पॉइंट क्या बन गया है? सेंटर पॉइंट बन गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये इस वक्त सेंटर पॉइंट बन गया है। क्यों? क्योंकि यही वो जगह है जिसका इस्तेमाल इस वक्त ईरान कर रहा है अमेरिका को दबोचने के लिए, या फिर उसके गले को दबोचने के लिए, या फिर आप कहें कि अमेरिका भी कर रहा है चाहे ईरान को पटखनी देने के लिए। तो ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब समुद्र में तनाव क्यों पैदा हुआ? एक दस्तावेज के अनुसार तेहरान ने हॉर्मुज को पार करने वाले जहाजों के लिए एक नया नियम तैयार किया है, और आंकड़ों के अनुसार पिछले 48 घंटों में इस इलाके से जो जहाज़ों का आना जाना होता है वो काफ़ी नीचे हो चुका है, क्योंकि पिछले कई वक्त से यहाँ पर जो जहाज़ हैं आ जा नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये
दस्तावेज क्या है, ये दस्तावेज क्या है तेहरान ने जो हॉर्मुज के लिए तैयार किया है। अब तेहरान ने एक कह सकते हैं कि आप एक अथॉरिटी तैयार की, एक अथॉरिटी बनाया है, एक संस्था बनाई है, एक प्राधिकरण बनाया है जिसके तहत हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक जहाज को कुछ चीज़ें बतानी होगी। पैसा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन साथ ये बताना पड़ेगा कि वो जहाज कहाँ से है, कहाँ जा रहा है, उसका ओरिजिन कहाँ से है, यानी कि उसे मूल रूप से वो जहाज किस देश का है। कई बार ऐसा होता है कि जहाज का मालिक अमेरिका का होता है, लेकिन उसको रजिस्टर करवाया जाता है किसी दूसरे देश के नाम से। तो इस तरह की जो चीज़ें आती है उसमें बताना पड़ेगा कि इसका असली मालिक कौन है। अगर अमेरिका का इसका मालिक है तो अमेरिका का होगा, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन अगर किसी पनामा से है तो फिर पनामा के बारे में जिक्र होगा। इसमें कौन सा सामान आ रहा है, कहाँ ले जाया जा रहा है, किसके लिए ले जाया जा रहा है, सारे डिटेल्स दिए जाएंगे और साथ में आपको पैसे देने पड़ेंगे। मतलब साफ है कि ईरान यहाँ पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। जैसा मैंने बताया प्रस्ताव में भेजा गया है। आपको याद है पहले स्लाइड में मैंने बताया था कि अमेरिका की ओर से जो प्रस्ताव गया था उसके जवाब में जो प्रस्ताव आया उसमें कहा है कि हमें इस पर पूरी तरह से संप्रभुता, यानी कि हमारा अधिकार होना चाहिए, एकाधिकार होना चाहिए ईरान का। और यही काम उसने इस दस्तावेज के साथ किया जो उसने रिलीज कर दिया है। और ये चेतावनी दी गई है हर एक जहाज को जो हॉर्मुज से गुजरते हैं कि अब ईरान को टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स, ये अब ईरान को टैक्स देना पड़ेगा। अब आप समझिए क्यों ये बंगाल मॉडल है, क्योंकि बंगाल में इसी तरह से एक टोल लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था, जिसको बोलते थे डंडा टोल या डंडा टैक्स, या फिर आप कह सकते हैं कि टोल टैक्स। अब बंगाल में होता क्या था, बंगाल में अब टीएमसी के दौरान अब अगर आप किसी राज्य से बंगाल में दाखिल हो रहे हैं या किसी एक ज़िले से किसी दूसरे ज़िले में जा रहे हैं तो वहाँ पर कुछ टोल टैक्स बैठाया जाता था, पर्ची काटी जाती थी। अब 50 रुपये की हो सकती है, 100 रुपये की हो सकती है, गाड़ी के हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन वो सरकारी नहीं था। वो पैसा वो टीएमसी के जो कार्यकर्ता बताते हैं, जो सिंडिकेट हैं, जो लोग काम करते थे टीएमसी के लिए, वो उसको जमा करते थे, सरकारी खाते में नहीं जाता था। और वो इलीगल काम था, और ये भी इलीगल काम है क्योंकि ये अब देखिए कि यहाँ पर यूएई है, यूएई, यहाँ पर ओमान, और ये ईरान, और यहाँ पर कतर भी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो देश है इन सभी का अधिकार इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर है, लेकिन सिर्फ ईरान ही चाहता है कि इस पर इसकी दादागिरी रहे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से ये तो टोल वसूलना हुआ ना, जबरन, इलीगल। आपकी अगर ईरान की यहाँ पर इस वक्त अमेरिका के साथ, यूएस के साथ आपकी लड़ाई चल रही है, अमेरिका के साथ लड़ाई चल रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पर इलीगली अपना अधिकार जमा लें और इसका खामियाजा हर एक उस देश को भुगतना पड़े जो इस रूट का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर सिर्फ एक देश नहीं है, बहुत सारे देश हैं, यहाँ पर सऊदी भी है। तो सभी के लिए ये खुला होना चाहिए। तो यही वजह है कि हम ये बता रहे हैं, या मैं बता रहा हूँ कि ईरान का जो ये बंगाल मॉडल है कुछ उसी तरह से है जैसा कि बंगाल में टैक्स वसूला जाता था। अब ईरान भी यहाँ पर टैक्स वसूलने का सोच रहा है, और जो पूरी तरह से इलीगली आप कहेंगे, क्योंकि दुनिया में कोई भी देश किसी एक जलमार्ग पर अपना एकाधिकार नहीं कर सकता है। और यही वजह कि यहाँ पर इस वक्त डेडलॉक हो गया है। यहाँ पर अमेरिका बैठा हुआ है और यहाँ पर ईरान बैठा हुआ है। अब रही बात, लगातार आप देख रहे थे जो हमले भी हो रहे थे, हमने हमले भी आपको बताए। तो जो हमले यहाँ पर किए गए हैं तो अमेरिका ने जवाब दिया है। यहाँ पर आप देखिए कि ये जो जगह है बंदर अब्बास यहाँ पर है, और यहाँ पर कासिम द्वीप भी है। यहाँ पर हमले किए गए थे और यहीं पर ही अमेरिकी जहाज़ जो गुजर रहे थे इन पर हमले किए गए थे स्टेट ऑफ हॉर्मुज से। तो इसीलिए अमेरिका इस जगह से अभी निकल नहीं रहा है और ना ही निकलना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि जिस तरह से उसने यहाँ पर एक तरह से नाकेबंदी कर रखी है, इससे ईरान परेशान हो रहा है। अब 48 घंटे में हम जो बता रहे हैं, पिछले 48 घंटे में जो जहाज़ों की आवाजाही होती है वो बहुत ही कम रही, अगर आप तुलनात्मक ढंग से देखें पिछले दिनों के। अब ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ में आप सोचिए करीब 1600 से लेके 2000 तक जहाज़ अटके हुए हैं, जहाज़ अटके हुए हैं। अब इनको निकालने के लिए क्या रास्ता है? अब अमेरिका तो कोशिश तो कर रहा है कि उसने ऑपरेशन चलाया कि वो सिक्योरिटी देगा और इन जहाज़ों को बाहर निकालेगा, लेकिन उसी दौरान ही अमेरिका के ऊपर हमले हो गया, क्योंकि यहाँ पर वो गुंडा टैक्स आप कह सकते हैं कि ईरान वसूलने की कोशिश कर रहा है कि हमको पैसा दो, हम तब निकलने देंगे। लेकिन अमेरिका ने भी कहा है कि वो इसके लिए तैयार नहीं है, और ये जो 1600 जहाज़ यहाँ से निकालने हैं उसके लिए वो काम कर रहा है। लेकिन कहाँ तक कामयाब हो पाता है
वो आपको अभी फिलहाल इसके लिए इंतज़ार करना होगा। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि मैं इसको कंक्लूड करूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अहम वार्ता होने जा रही है। कहाँ होने जा रही है? दिल्ली में। तो एक है 14 से 15 तारीख तक ब्रिक्स सम्मेलन होगा। कहाँ? दिल्ली में। तो ये 14 और 15 तारीख के बीच दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है, और ब्रिक्स सम्मेलन में सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें ईरान की भी प्रतिनिधि आएंगे और ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर वो भारत में मौजूद रहेंगे। उस दौरान भारत स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सीधे ईरान से बात करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर 40 से 50 जहाज़ फंसे हुए हैं। 40 से 50 जहाज़ को भारत को बाहर निकालना है, और अब तक हम सिर्फ 11 जहाज़ ही बाहर निकालने में कामयाब रहे हैं। तो भारत की कोशिश होगी कि जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत होगी सीधे ईरान के साथ ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान, तो वो अपने 40 से 50 जहाज़ों को बाहर निकालने के लिए बात करें। क्योंकि भारत के लिए इस वक्त ज़रूरी क्या है, क्योंकि जो टैंकर्स हमारे फंसे हुए हैं वो तेल लेकर आए, और तेल की जो कमी होती जा रही है उसका असर आप जानते हैं कि पूरे देश में पड़ेगा। आने वाले वक्त में अगर तेल की सप्लाई कम होगी तो तेल के दाम बढ़ेंगे, और सीधा असर आपके ऊपर पड़ेगा, हमारी जेब पर पड़ेगा। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि जब अगली बार बातचीत हो भारत की, तो ये जो ईरान का बंगाल मॉडल है और ये जो गुंडा टैक्स वसूलने का जो काम ये करने जा रहा है ईरान, इसको बंद कर दें, और एक मुझे लगता है कि कोई बीच का रास्ता निकले, बैठकर बातचीत हो और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, और यहाँ पर फ्री नेविगेशन एक बार फिर से शुरू हो जाए, ताकि ऑयल, ये जो है ऑयल साथ में गैस, इसकी कमी ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।